गाइस वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज हम करने जा रहे हैं एक नई टेस्ट सीरीज़ जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उन सब के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो मैं आज कराने जा रही हूँ। आर्टिस्ट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ से मैं आर्टिस्ट के भी क्वेश्चन कुछ लेकर आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 9 जनवरी 2023 को भारत के किस छापा कलाकार का निधन हो गया। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा आने वाले एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन है करंटली जो आते हैं, जैसे करंट आप कहते हैं ना कि आर्ट से करंट आता है, तो करंट किस तरह से आता है? करंट आता है जिसकी डेथ हुई है करंटली अभी आर्टिस्ट की, या फिर उनको कुछ पुरस्कार दिया गया है, तो उन आर्टिस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ललित मोहन सेन, दूसरा है सनतकर, तीसरा है चंचल बनर्जी, चौथा है सोमनाथ होर। तो 9 जनवरी 2023 को सनतकर की डेथ हो गई थी। ये एक भारतीय चित्रकार और मुद्रण निर्माता थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्धि किस रूप में थी? भारतीय चित्रकार थे और ये मुद्रण निर्माता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आप लोगों का, वह ऑल द अंश चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रहकर्ता भी था। मतलब उस चित्रकार के बारे में हमें बताना है कि जो जहांगीर के शासनकाल में चित्र को संग्रह भी करता था, चित्रों को संभाल कर भी रखता था। पाब्लो पिकासो है, जॉर्ज सोरा है, रेम्ब्रांट है या वैन गोग है। तो ऐसा कौन सा निम्न में से व्यक्ति है, या मैं कहूँगी चित्रकार है इनमें से? वेस्टर्न आर्टिस्ट इसमें दे रखे हैं सारे, तो कौन सा है इसमें से? देखेंगे आप, जो सी है रेम्ब्रांट, ये रेम्ब्रांट आएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर है इसका रेम्ब्रांट। रेम्ब्रांट जो है जहांगीर के शासनकाल में चित्रों का संग्रह भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेन दास ने अधिकतर किस तकनीक का प्रयोग किया था? एचिंग और एक्वाटिन, वुड इंग्रेविंग, सीरीग्राफ या इन सभी पद्धतियों का हरेन दास ने प्रयोग किया था? तो देखिएगा हरेन दास ने जो प्रयोग किया था वो इन सभी टेक्निक का प्रयोग इन्होंने किया था। जैसे एचिंग में भी इन्होंने चित्र बनाए हैं, एचिंग और एक्वाटिंट में भी, वुड इंग्रेविंग में भी चित्र बनाए हैं, सीरीग्राफ में भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। ऑलमोस्ट इन सारी ही माध्यमों का प्रयोग इन्होंने अपनी टेक्निक के लिए किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह जर्मन चित्रकार जो सूलीबद्ध ईशा के शरीर में होने वाली पीड़ा और व्याकुलता आदि को नहीं दिखाता था। मतलब कुछ चित्रकार थे, आपने देखा होगा बहुत ही करीब से उन्होंने चित्रों को चित्रित किया है। जैसे मोस्टली चित्रकार करते हैं, क्योंकि चित्रकार एक भावुक होता है, उसे फीलिंग होती है और वो उस तरह से हर फीलिंग को दर्शाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ चित्रकार ऐसे थे कि वो दर्द नहीं सहन कर पाते थे, जो कि ईशा को असहनीय जो पीड़ा हुई थी सूली पर चढ़ाने के कारण, उनके हाथों में जो कील गाड़ी गई थी, उस तरह से उनकी जो पीड़ा थी, तो वो काफ़ी चित्रकारों ने चित्रित की है, कुछ चित्रकारों ने चित्रित नहीं की है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जर्मन चित्रकार, तो वह जर्मन चित्रकार के बारे में बताना है कि जिसने सूलीबद्ध, जब ईसा को सूली पर लटकाया गया था तो उस समय उनके शरीर में जो पीड़ा हुई थी, व्याकुलता थी, उनको नहीं दिखाया था। तो कौन से थे? मैथियास, ग्रूनवाल्ड, रूबेंस, क्ली या ज्यूरर। तो किसकी हम बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, वो जर्मन चित्रकार मैथियास ग्रूनवाल्ड था, जिसने ईसा मसीह की पीड़ा को नहीं दिखाया था। बाकी उसने चित्र बनाए थे बट इनकी पीड़ा को नहीं दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, किस चित्रकार को 1988 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री अलंकृत किया गया था? पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। तो ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसको 1988 ईस्वी में गणतंत्र का दिवस था और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर हैं, गणेश पाइन है, लक्ष्मण पै है, विकास भट्टाचार्य है और सतीश गुजराल हैं। तो इनमें से जो आर्टिस्ट हैं, देखिएगा विकास भट्टाचार्य जो हैं, विकास भट्टाचार्य को 1988 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, विकास भट्टाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राम किंकर के जीवन पर आधारित देखी नाई फिरे फिर मुड़कर नहीं देखना उपन्यास देश में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। इसके उपन्यासकार कौन है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो यहां से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किंकर बैच पर आधारित एक, मतलब इनकी कृति पर आधारित इन्होंने 2 कृतियां बनाई थी।
और रविंद्रनाथ टैगोर की इन्होंने 2 पोर्ट्रेट बनाए थे। तो जिस समय दूसरा पोर्ट्रेट बना रहे थे, एक का नाम इन्होंने रखा था द पोइट और एक का रखा था रविंद्रनाथ। तो इन्होंने जब उन पर दूसरा वो जो पोर्ट्रेट ये बना रहे थे, तो उस पोर्ट्रेट को बनाते समय रविंद्रनाथ जो टैगोर थे वो मृत्युशैया पर थे। उस समय इनके हाथ कांप जाते हैं और हाथ कांपते समय इनके ऊपर एक उस समय जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इनको सपोर्ट किया था और इनको बोला था कि आप जो है अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसी को देखिएगा आधार बनाया गया था और उस पर एक उपन्यास देश में धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया गया था। काफी प्रसिद्ध उपन्यास है ये और उस समय देखिए नहीं फिर इसे एक डायलॉग को उपन्यास के थ्रू पूरा मतलब बनाया गया था। तो ये किसका था? तो समरेश बसु, सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक या राम कुमार। तो ये जो उपन्यास उस समय लिखा था ये किसके द्वारा था? समरेश बसु के माध्यम से ये प्रकाशित किया गया था। किसके माध्यम से प्रकाशित किया गया था? समरेश बसु ने इसी डायलॉग को आधार बनाया और इसी से उपन्यास की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। भारत में किस चित्रकार ने समतलीय रूप से टेम्परा में रंग लगाया? समतलीय रूप से टेम्परा में भारत में किस चित्रकार ने रंग लगाया था? तो नीचे कुछ आर्टिस्ट दे रखे हैं जैसे अवनींद्रनाथ, चितेंद्रनाथ, नंदलाल या जैमिनी राय। तो देखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन पूछा गया, बड़े ही ध्यान से समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ क्वेश्चन के अंदर आंसर होता है और इस क्वेश्चन के अंदर भी आंसर आपका छिपा हुआ है। भारत में किस चित्रकार ने समतलीय रूप से टेम्परा रूप में रंग लगाया? तो पहले तो हमें देखना है कि टेम्परा माध्यम किस किस चित्रकार का रहा है, उसके बाद हम दूसरी चीज पर चलेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनता है वो बनता है जैसे जैमिनी राय का विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो टेम्परा में इन्होंने काम किया है। ठीक है, किसमें काम किया है? टेम्परा में काम किया है और जैमिनी राय को लोक कला का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर तो इसका डी हुआ। अब जैसे मैंने बात की थी कि पहले हमें देखना है कि टेम्परा में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वर्क किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अवनींद्रनाथ को वॉश चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है ये आंसर होगा ही नहीं। चितेंद्रनाथ मजुमदार को भी वॉश के लिए जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि बंगाल शैली के आर्टिस्ट हैं। यहाँ पर नंदलाल बोस ने दोनों में काम किया है, टेम्परा में भी काम किया है और वॉश में भी काम किया। वैसे तो इन सब ने टेम्परा की, जिन्होंने वॉश में काम किया है ध्यान रखेंगे तो उन्हीं आर्टिस्ट ने वॉश के साथ टेम्परा का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन हमें ये देखना है कि प्रसिद्धि किस रूप में है। तो मैंने बताया इनकी प्रसिद्धि वॉश में थी, इनकी भी वॉश में थी और इनकी भी वॉश में थी। इनकी बेसिकली वैसे दोनों में ही थी, टेम्परा और वॉश में, बट सर्वाधिक जो रही है वो इनकी वॉश में रही है। ठीक है, तो अब बात आती है समतलीय रूप से। समतलीय रूप से जो रंग लगाने वाले कलाकार थे वो जैमिनी राय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 50वें दशक के नवीन तंत्रवादी शिल्पियों में प्रमुख कौन थे? सनदा, जी.आर. संतोष, श्यामलदा, बिमल कृष्ण मतीलाल। तो आंसर हो जाएगा इसका, देखिएगा क्या पूछा गया, तांत्रिक कलाकार के बारे में पूछा गया। मतलब नवीन तंत्रवादी शिल्पियों में प्रमुख कौन थे, मतलब नवीन तंत्रवादी जो कलाकार थे वो कौन थे? तो जी.आर. संतोष का जो नाम है वो तंत्रवादी कलाकारों में गिना जाता है या नवीन तंत्रवादी शिल्पियों में गिना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है कि निम्न में से नवीन तंत्रवादी कलाकार कौन है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो जी.आर. संतोष से ज्यादातर इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे? अपने मौलिक प्रिंट पर अपने पहले हस्ताक्षर करने वाले कलाकार कौन थे? देखिएगा, विलियम हॉजेस, जेम्स मैकनील विस्लर, चार्ल्स डी ऑयली, कार्ल बेकर। तो इनमें से आंसर बताना है कि जिन्होंने अपने पहले जो हस्ताक्षर है, मौलिक प्रिंट जो लिया था उस पर पहले हस्ताक्षर किए थे, उसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा जेम्स मैकनील विस्लर आ जाएगा। तो इन्होंने अपने जो प्रिंट था उस पर हस्ताक्षर किए थे, सर्वप्रथम शुरुआत इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। त्रिमूर्ति ट्रिपल बस्ट कहाँ से हमें प्राप्त हुई है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने, जैसे ही मैं बोल रही हूँ उसके साथ ही तुरंत उनके दिमाग में आंसर आ गया होगा मेरे क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही। तो आंसर बिल्कुल जो आपके दिमाग में चल रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी एलिफेंटा। त्रिमूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? एलिफेंटा से प्राप्त होती है। ठीक है,
क्योंकि अजंता जो है भगवान बुद्ध के जो गुफाएं हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे पद्मपाणि, बोधिसत्व, इस तरह की यहाँ पर हमें भगवान बुद्ध से संबंधित जो है चित्र मिलते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा जो है आप देखते हैं कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आपका एलिफेंटा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का पहली बार प्रयोग, तो इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो 1800 दशक के आसपास जर्मनी के कलाकारों ने इसकी शुरुआत की थी। बट एग्जैक्ट टाइम हमसे पूछ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो शुरुआत हुई थी वो 1800 दशक के आसपास हुई थी। एग्जैक्ट टाइम की अगर हम बात करें तो 1911 इसका एग्जैक्ट टाइम है जहां से एक्सप्रेशनिस्ट शब्द की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फ्रांसीसी मूर्तिकार जिसने द थिंकर और द किस नामक दो श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प बनाए हैं। और ये दो श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प से क्वेश्चन में देखती हूँ काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर एक ये अलग अलग करके भी आता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही दोनों आएंगे। कई बार द थिंकर अलग आता है, द किस अलग आया हुआ है। ये केबीएस में भी क्वेश्चन देखा है मैंने, आया हुआ है। तो इसके मूर्ति शिल्प पूछे हैं, दो श्रेष्ठ मूर्ति, मतलब जो इसके मूर्ति शिल्प हैं वो कौन है? तो बर्निनी, हेनरी मूर। मूर्ति शिल्पकार कौन है? मेलोल या रोंदा? अगर बात करें द थिंकर और द किस की, तो आंसर आपका आ जाएगा लास्ट वाला। ये दोनों ही कृतियां रोंदा की बनाई हुई हैं। किसकी बनाई हुई है? रोंदा इनके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वीं सदी में इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की थी? 18वीं सदी की बात हो रही है कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की थी? विलियम होगार्थ, टर्नर, कांस्टेबल या इनमें से कोई नहीं। किसने की थी शुरुआत? तो आंसर देखेंगे इसमें जो आएगा, नैतिक चित्रों बनाने की जो शुरुआत की थी वो विलियम होगार्थ ने की थी। इंग्लैंड में विलियम होगार्थ ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए, आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। किसके चित्रों का विषय था पुरुषों की समलैंगिकता? ये क्वेश्चन यूपी में भी आया हुआ है। गणेश पाइन, भूपेन खक्कर, केजी सुब्रमण्यम, केसीएस पनिकर। कुछ लोगों ने आंसर कर भी दिया होगा जब तक मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो कुछ लोगों को आंसर भी मिल गया होगा। ठीक है, जैसे किसके चित्रों का विषय था पुरुषों की समलैंगिकता, तो ये जो चित्र का विषय बनाया है ये भूपेन खक्कर का विषय था। पुरुषों की समलैंगिकता पर इन्होंने चित्रों का निर्माण किया है। नेक्स्ट यानी 15th क्वेश्चन पर चल लेते हैं। 15th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ साथ कथाकार भी थे। अब देखिएगा, बेसिकली जो आर्टिस्ट से क्वेश्चन आता है, दो चीजें ध्यान रखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो जब भी आप आर्टिस्ट पढ़ेंगे, किस तरह से आपको पढ़ना है, आर्टिस्ट पढ़ने का एक तरीका होता है। सबसे पहले जब आप जिस आर्टिस्ट को भी पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रसिद्धि किस रूप में है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रसिद्धि का रूप क्या है? मान लिया वो मूर्तिकार है, छापाकार है, चित्रकार है, और उसके साथ साथ उसकी अन्य प्रसिद्धि किस रूप में है। ठीक है, सेकंड आपका आता है आपको जन्म और मृत्यु का समय और स्थान, दोनों चीजें ही उनकी याद रखनी है। थर्ड चीज आपकी आती है कि उनसे रिलेटेड, मतलब जो भी चित्र उनका प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध चित्र आपको याद रखना है। अब अगर प्रसिद्ध चित्र आपको याद रहेगा तो साथ साथ इनका जो मीडियम है वो भी आपका इजीली ही निकल आएगा, मतलब मीडियम भी आपको याद करना है। आर्टिस्ट में अगर आपने ये चीजें याद कर रखी हैं तो मान के चलिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आर्टिस्ट से आता है आपको फिर वो मुश्किल नहीं है, इजीली एकदम से आपको याद आ जाएगा। कैसे? जैसे मैंने कहा कि आपको उनका माध्यम याद रखना है, आपको उनका प्रसिद्ध चित्र याद रखना है। आपने प्रसिद्ध चित्र याद रखा, तो प्रसिद्ध चित्र किस माध्यम में बना है? बेसिकली उसी माध्यम में प्रसिद्ध चित्र को आर्टिस्ट बनाता है जो उसका फेवरेट माध्यम होता है। ठीक है, ज्यादातर यही हुआ है। तो ये आपको 95 यहाँ पर मैं गारंटी देती हूँ क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चित्रकार के साथ साथ एक कथाकार भी थे, तो कथाकार कौन थे? रजा, सूजा, हुसैन, राम कुमार। अब बिल्कुल आपको आंसर जो है यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कथाकार कौन थे। तो देखिएगा, ना रजा थे कथाकार, ना सूजा थे, ना हुसैन थे, ये आप जानते ही हैं। कथाकार कौन थे? राम कुमार थे। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नियोप्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार कौन था? पिएट मोंद्रियान, सीजर दोमेलो, जे ओड, पाब्लो पिकासो। मतलब न्यूप्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार पूछा गया है, कौन था? तो ये थे आपके पिएट मोंद्रियान। आंसर नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के सर जे आर्ट स्कूल में कुछ समय तक चित्रांकन सीखा, फिर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में चित्रकला की पढ़ाई पूरी कर एसोसिएट डिग्री प्राप्त की, बाद में नृत्य कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उन आर्टिस्ट की पहचान करनी है कि वो आर्टिस्ट कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, हुसैन तैयब मेहता, उदय शंकर या गणेश पाइन। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आंसर जाएगा आपका। पहला ऑप्शन है आपका MF हुसैन, दूसरा है तैयब मेहता, तीसरा है उदय शंकर, चौथा है गणेश पाइन। तो देखिएगा, इनमें से आप समझ सकते हैं कि जो उदय शंकर थे, ये इन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में चित्रकारी सीखी थी। उसके बाद ये रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में चित्रकला की पढ़ाई पूरी करने के लिए गए, इन्होंने एसोसिएट डिग्री भी प्राप्त की थी और बाद में इनकी जो प्रसिद्धि हुई वो नृत्य कलाकार के रूप में हुई। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आपको एक प्रसिद्धि जो है कलाकार की याद रखनी है। आपको पता है हुसैन नृत्य कलाकार बिल्कुल नहीं थे, तैयब मेहता नृत्य कलाकार नहीं थे, गणेश पाइन भी नृत्य कलाकार नहीं थे। अगर आप सारी चीजें भूल जाते हैं और आपसे इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो जो ट्रिक मैंने आपको छोटी सी बताई है ये आपके बहुत काम आएंगी एग्जाम में। नेक्स्ट पर चलते हैं, द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? पिकासो की है, अरुण वसु की है, पॉल क्ली की है या सुनील गुप्त की है? द थिंकिंग आई पूछा है, किसकी पुस्तक है? तो चार ऑप्शन है, पिकासो, अरुण, पॉल क्ली। इनमें से आपका आ जाएगा पॉल क्ली। द थिंकिंग आई जो पुस्तक है वो पॉल क्ली की है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं राम कुमार, KG सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख, कृष्णा रेड्डी। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ विस्कोसिटी प्रिंटिंग प्रोसेस है क्या। विस्कोसिटी प्रिंटिंग की एक टेक्निक है, प्लेटों के माध्यम से ये पूरी की जाती है और बहुत ही सूक्ष्म यानी बारीक प्रिंटिंग टेक्निक है। तो इसका जो आंसर आएगा, विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए कौन जाने जाते हैं? राम कुमार, KG सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख या कृष्णा रेड्डी। कुछ लोग इसका आंसर भी पहचान चुके होंगे क्योंकि इनमें से कृष्णा रेड्डी जो हैं वो मोस्ट फेमस प्रिंट मेकर हैं एक। ठीक है, एक छापा कलाकार हैं, मोस्ट फेमस प्रिंट मेकर हैं। एटेलियर 17 में इन्होंने कार्य को सीखा था पिकासो के साथ जिसमें थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रकाश और ध्वनि मिश्रित 20वीं सदी की पश्चिमी शिल्पकला किसके प्रवर्तकों में अलेक्जेंडर कॉल्डर और लिन चैडविक आदि शिल्पी थे? उनकी कला का स्वरूप क्या है? क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकाश और ध्वनि पूछा है, मिश्रित 20वीं सदी की पश्चिमी शिल्पकला जिसके प्रवर्तकों में अलेक्जेंडर कॉल्डर, लिन चैडविक इस तरह के शिल्पी थे, फेमस शिल्पी हैं। और इनकी कला का स्वरूप क्या था? तो इनकी कला का जो स्वरूप था, प्रभाववाद था, घनवाद था, काइनेटिक आर्ट था या प्लास्टिक वाद था? तो इनकी कला का जो बात था, मतलब स्वरूप था, वो काइनेटिक आर्ट था। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे? अभी पीछे मैंने बताया था अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में और रंग और माध्यम से हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर से बात करते हैं, टेम्परा रंगों का, खनिज रंगों का, विंसेंट न्यूटन के बनाए जमे रंगों का, अपारदर्शी जल रंगों का। तो हमने माध्यम पर बात की थी, जहां माध्यम की बात आती है वहां ओब्वियसली रंगों की बात आएगी। ठीक है, तो माध्यम की हम लोगों ने बात की थी, अब वहीं से रंगों से प्रश्न आया है, तो आंसर आपका इसमें आ जाएगा। जैसे इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो रंगों का प्रयोग किया था, तो टेम्परा भी नहीं थे, जैसे मैंने बताया मेन जो था इनका टेम्परा का प्रयोग किया था, बट प्रमुख इनका टेम्परा नहीं था। तो इन्होंने विंसेंट न्यूटन के बनाए जमे रंगों का प्रयोग अपनी चित्रकला के लिए किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचिंग क्या है? एचिंग से कई बार मैंने देखा प्रश्न आ चुका है और एग्जैक्ट इस तरह की कुछ ऑप्शंस आप लोगों के सामने रखे होते हैं, 4 ऑप्शन। अगर आपको इसकी परिभाषा पता है तो जनरल सा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक, आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। पूरी की पूरी मैं मानती हूँ कि 8-10 लाइन की डेफिनेशंस आपको लर्न करने की बिल्कुल नीड नहीं है। जब भी आप डेफिनेशन लर्न करते हैं तो उसका एक छोटा सा सिंपल सा उस चीज का आपको एक अर्थ याद रखना है, पूरी डेफिनेशन अपने आप से याद हो जाएगी।
देखिएगा एचिंग क्या है, तो एचिंग आपको पता है कि एक टेक्निक है छापा कला की, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक। तो यहां से हम लोग बात करेंगे, पहला ऑप्शन दिया, तांबे के पत्र पर चीड़ की सूखी गोंद लगाकर उस पर धातु की नुकीली सुई से छवि बनाकर एसिड में डुबोया जाता है। उस पर पुनः धातु की सुई की ताकत लगाकर फेरने से तांबे की धातु का कुछ अंश खुरच कर अलग हो जाता है। उस पर गहरी रेखाएं खुद जाती हैं, इससे या तो छवि बन जाती है अथवा कोई डिजाइन उभर कर आता है। तो छापा कला क्या है? छापने की एक कला है, जैसे कि ब्लॉक से हम लोग छपाई करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए या तो कोई डिजाइन उभर कर आता है, दूसरा है कागज पर लिथोग्राफी की छाप लेना, थर्ड ऑप्शन है बिलायती और ओटमन स्वच्छ जल रंगों का कई स्तरों पर लेपन करना, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहली चीज समझेंगे, एचिंग क्या है? छापा कला की टेक्निक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था छापा कला तकनीक है, ठीक है। अब छापा कला तकनीक है, अभी जस्ट मैंने बात की थी ब्लॉक के माध्यम से हम लोग छपाई करते हैं। अब ये मशीन और ब्लॉक के माध्यम से, स्टार्टिंग ब्लॉक से हुई थी, आज भी कई जगह पर हाथ से ही ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर देखिएगा मेन जो है एचिंग में आपको क्या रखना है, याद रखना है, इसमें धातु का इस्तेमाल किया जाता है, धातु की प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको एसिड में डुबोया जाता है और नुकीली यानी सुई से इसमें खुरचन की जाती है। अब इनमें से ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सुई से खुरचन किसमें की गई है, धातु की प्लेट का जो पार्ट है या धातु की प्लेट की हमने बात की है वो कौन से ऑप्शन में की है, तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर आ जाता है वो आ जाता है ए, आंसर आ जाएगा ए आपका, ठीक है। क्लियर है? बस सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है कि धातु की प्लेट का इस्तेमाल किसमें किया जाता है और सुई का इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है, ये चीजें आपको अपने आप से याद आ जाएंगी। मतलब इसको जो है एचिंग के लिए जो हमें प्लेट है उसको डिप करना पड़ता है एसिड में, एसिड क्योंकि हार्ड होता है और उससे जो प्लेट है वो सॉफ्ट हो जाती है, तो खुदाई करना या खुरचना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है 1954 ईस्वी में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने फ्रांसीसी एकेडमी के आदर्श पर किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो यहां पर हम बात करेंगे संगीत, ऑप्शन नंबर ए है संगीत नाटक अकेडमी, साहित्य अकेडमी और ललित कला अकेडमी, आईफेक्स, इंदिरा कला संस्थान और इंडिया हैबिटेट सेंटर, त्रिवेणी कला संगम, गणित स्टूडियो, श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। डी ऑप्शन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, श्री धरणी आर्ट गैलरी और धूमिमल आर्ट गैलरी। क्वेश्चन क्या है? 1954 ईस्वी में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने फ्रांसीसी अकादमी के आदर्श पर किन संस्थाओं की स्थापना की थी? 1954 से क्वेश्चन तो यहाँ पर ये आया कि इन्होंने समय दे दिया है, कुछ क्वेश्चन इसी से इस तरह से आएंगे, समय नहीं दिया होगा, समय आपसे पूछा जाएगा, आपको एकेडमी दे दिया जाएगा कि इस एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, संगीत नाटक अकेडमी, साहित्य अकेडमी और ललित कला अकेडमी। बेसिकली आपको ललित कला अकेडमी का समय याद होगा, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आंसर इस हिसाब से ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, मुगल तथा यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली कौन सी थी? अपभ्रंश शैली थी, राजस्थानी शैली थी, पहाड़ी शैली थी या कंपनी शैली थी, ठीक है। तो मुगल और यूरोपीय शैली के मिश्रण से उत्पन्न शैली कौन सी थी? तो शैली थी आपकी कंपनी शैली, जिसमें मुगल तत्व थे और यूरोपीय शैली के तत्व थे, ठीक है। वह शैली आपकी कौन सी थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मुगल शैली के पश्चात जो शैली उत्पन्न हुई थी वो कंपनी शैली थी। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ डार्कनेस, 1924 ईस्वी का कैनवास पर टेम्परा माध्यम में बना हुआ है, किसका चित्र है? नंदलाल बोस का, बीसी सान्याल का, निकोलस रोरिक का या रणवीर सिंह बिष्ट का है? तो आंसर बताएंगे इसका, देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, कृति दे रखी है बर्निंग ऑफ डार्कनेस 1924 की दे रखी है, मीडियम दे रखा है, कैनवास पर बनाई गई है और टेम्परा माध्यम में बनाई गई। तो आंसर इसका आ जाएगा निकोलस रोरिक, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा? निकोलस रोरिक इसका आंसर है, इन्होंने बर्निंग ऑफ डार्कनेस को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ढलवा धातु से बनी जनजातीय नर्तकी कहाँ से प्राप्त की गई? बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं मानती हूँ सबसे ज्यादा आया हुआ प्रश्न भी यही है और आपको बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन आया होगा दिमाग में तुरंत आंसर बैठ गया होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। अब साफ ऊपर लिखा हुआ है ढलवा, ढलवा भले ही समझ में नहीं आया बट धातु से बनी
जनजातीय नर्तकी आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन आ जाएगा बी यानी मोहनजोदड़ो से हमें नृत्य करती लड़की की प्रतिमा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय त्रिवार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी अथवा त्रिनाले का प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1960, 1968, 1978 एंड 1965 में हुआ था। तो अंतरराष्ट्रीय त्रिवार्षिक जो प्रदर्शनी थी या त्रिनाले का जो आरंभ हुआ था वो आपका हुआ था 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। दिल्ली निवासी तथा शिल्प कला विषय में लिखने वाली वह महिला जो विवान सुंदरम की पत्नी है। आंसर फटाफट से, माधवी पारेख, अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर या गीता कपूर। सीधा सीधा अगर कुछ भी नहीं है तो सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, विवान सुंदरम की पत्नी का नाम पूछा है, तो विवान सुंदरम की पत्नी का नाम क्या है? गीता कपूर। क्या है आंसर आपका? गीता कपूर। ठीक है, ये दिल्ली की निवासी हैं और शिल्प कला विषय में लिखती हैं। नेक्स्ट है आपका, पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जो कला इतिहासकार भी हैं, कहाँ के प्राध्यापक पूछा गया है, किसकी बात कर रहे हैं हम? पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक की बात कर रहे हैं और साथ साथ उनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? कला इतिहासकार के रूप में भी है। ऑप्शन आपके सामने है, BN गोस्वामी, शक्ति बर्मन, WG आर्चर या गुलाम मोहम्मद शेख। आंसर आ जाएगा आपका BN गोस्वामी, पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं और कला इतिहासकार भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तत्कालीन ब्रिटानी एकेडमी चित्रकला के कौन प्रभावित थे या थी? मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो वुमन है या मेन है। तो राजा रवि वर्मा ऑप्शन है, अमरेंद्रनाथ है, जामिनी राय है या अमृता शेरगिल हैं। तत्कालीन ब्रिटानी एकेडमी चित्रकला से कौन प्रभावित थे? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी राजा रवि वर्मा ब्रिटानी एकेडमी चित्रकला से प्रभावित कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है ये भी। मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में किस कला का प्रभाव दिखाई देता है? ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसका प्रभाव दिखाई देता है। मुगल दरबारी चित्रकला में दरबारी चित्रकला की बात की गई है क्योंकि मुगल चित्रकला में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और स्पेशली जब भी बात आती है चित्रकला की, मुगल लघु चित्रकला की, तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सेम यही चीज है यहाँ पर भी, मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में चीनी प्रभाव हमें दिखाई देता है। कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? चीनी प्रभाव हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। किसने रविंद्रनाथ की काटकूट डूडलिंग वाली कला को बच्चों की बहलाने वाली लोरी की लहर बताया था? तो देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम सब जानते हैं, विश्व गुरु हैं। ठीक, इनसे प्रश्न क्या आता है? तो पहले मैं ऑप्शन पढ़ के इसके बारे में बता देती हूँ, फिर आपको आगे लेकर चलती हूँ। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ या EV हेवल। ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर आपका आ जाएगा इसमें नंदलाल बोस। क्वेश्चन क्या है? किसने रविंद्रनाथ की काटकूट डूडलिंग वाली कला को बच्चों की बहलाने वाली लोरी की लहर बताया था? वो थे नंदलाल बोस थे। ठीक है, किसने बताया था? नंदलाल बोस ने बताया था। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने वाली थी कि रविंद्रनाथ टैगोर से एक प्रश्न जरूर आता है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, मैं आपको लिस्ट बताऊंगी एक दिन क्लास में, तो आर्टिस्ट कुछ ऐसे हैं जिनको मैं ये कहूंगी, मैं किसी भी एग्जाम में ये नहीं कह सकती कि वो नहीं आते, वो हर एग्जाम में कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं, उनसे एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो उनमें से एक है रविंद्रनाथ टैगोर। इनसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे इन्होंने चित्रकला की शुरुआत अपनी उम्र के कौन से पड़ाव पर आकर की थी? तो लास्ट पड़ाव पर आकर, 70वें पड़ाव पर आकर इन्होंने चित्रकला की, मतलब जिस समय लोगों के हाथ में कलम जो है वो इधर उधर डोलने लगती है, उस समय इन्होंने चित्रकला को पकड़ा था और इन्होंने कहीं से सीखी नहीं थी चित्रकला, वो स्वतः ही इन्होंने उसका विकास किया था। आगे आ जाते हैं, मतलब डिग्री नहीं ली थी। तुजुक-ए-बाबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल बाबर या गुलबदन बेगम? तुजुक या फिर जहांगीरी? तुजुक-ए-बाबरी का लेखक पूछा गया है, तुजुक-ए-बाबरी का लेखक कौन था? तो तुजुक-ए-बाबरी यानी बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थी, तो कौन लेखक था? बाबर था उसका लेखक। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया है? गुलिस्ता, अनवर सुहेली, तूतीनामा या रज्मनामा? मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद, पंचतंत्र की जो किस्से कहानियां थे, जैसे
पंचतंत्र जो है एक मोरल वैल्यू की बुक थी। तो पंचतंत्र को पढ़ना मतलब कुछ सीखना, जीवन में आगे बढ़ने की सीख लेना। आजकल तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बट उस समय ये जो प्राचीन ग्रंथ होते थे हमारे, वही काम की चीजें होती थी। तो अकबर ने जहांगीर के लिए इन ग्रंथ से इसका जो अनुवाद है वो करवाया था। ठीक है, तो इसका फारसी अनुवाद भी कराया था ताकि इसके जो किस्से कहानी है वो जहांगीर सुन सके, तो इसलिए इसका अनुवाद कराया गया था। अब पूछा गया है कि किस नाम से है, गुलिस्ता, अनवर सुहेली, तूतीनामा या रज्मनामा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बी, यानी अनवर सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद था। नेक्स्ट पर चलते हैं। चित्रकला के जिस संस्थान यानी मुगल का बीजारोपण अकबर ने किया था वह किसके समय में पूर्ण यौवन व विकास को प्राप्त हुआ? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह या औरंगजेब। तो मुगल काल में अकबर ने ठीक बहुत सारी चीजों की शुरुआत की थी। इसके समय भित्ति चित्रकला की शुरुआत हुई थी, इसके समय आप देखेंगे सभी चित्रों की शुरुआत हुई थी। चित्रकला की शुरुआत इसके समय मानी जाती है। इसने ग्रंथों का चित्रण भी कराया था। तो बहुत सारी चीजों की जो शुरुआत है, स्थिर चित्रों की जो शुरुआत हुई थी वो अकबर के समय हुई थी। तो ये सारी चीजों की जो शुरुआत है हमें अकबर के समय मिलती है। अब जाहिर सी बात है जिसके समय शुरुआत हुई है तो हो सकता है कि उसके समय वो चीज इतना चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तो ये जो चरमोत्कर्ष पर पहुंची या फिर हम ये कहेंगे पूर्ण यौवन को और विकास को प्राप्त हुई थी, तो वह था आपका जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुई थी? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ, अमृता शेरगिल या फिर रविंद्रनाथ। आप क्वेश्चन को देखकर ही पूरा समझ भी गए होंगे, मेरे ख्याल से आपको पता भी लग गया होगा किसकी मैं बात कर रही हूँ। तो 1930 की बात हो रही है। 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के सुपुत्र कहानी पत्रिका के संपादक जो कि कुशल चित्रकार भी थे, श्रीपत राय, सहोदर राय, रघुचंद या प्रकाश चंद। प्रेमचंद्र के सुपुत्र और कहानी पत्रिका के संपादक, नाम बताना है, किसका नाम बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला है श्रीपत राय, सहोदर राय, रघुचंद राय, प्रकाश चंद्र राय। तो आंसर हो जाएगा इसका श्रीपत राय। आपकी जो कला है, इस कला में आप देखेंगे ये आपकी संगीत और साहित्य दोनों से जुड़ी है। तो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं संगीत और साहित्य दोनों से आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों के जैसी बनाई गई हैं? राम कुमार, पारितोष सेन, आनंदी प्रसाद बादल या रविंद्रनाथ टैगोर। किसकी कला में स्त्रियों की जो आंखें हैं वो कैसी बनाई गई हैं? मछलियों के समान बनाई गई हैं। किसकी कला में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आपकी आनंदी प्रसाद बादल की कला में। आंखों का जो अंकन है स्त्रियों का वो मछलियों के समान बनाया गया है, मतलब उसको इस तरह से लय में और गहराई में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लू पीरियड चित्र शैली का सूत्रपात किसने किया था? मोने, सोरा, रेनवार, पिकासो। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो चार ऑप्शन मेरे सामने दिए हुए हैं, इसका सूत्रपात किसने किया था? पिकासो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है पिकासो, ईवी हेवल, सोरा, स्टेला क्रैम्ब्रिस या ऊपर दिया हुआ इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आंसर है आपके सामने ईवी हेवल। आंसर क्या हो जाएगा? ईवी हेवल हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 द एक्रोबेट्स फैमिली विद द मंकी 1905 शीर्षक सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ऑप्शन है आपके सामने सेजान, क्ली, पिकासो या ब्रोक। द एक्रोबेट्स फैमिली विद द मंकी 1905 शीर्षक से सुप्रसिद्ध चित्र था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पिकासो के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? सी आंसर है राइट, पिकासो के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, कोई भी कला कभी भी शब्दों की इतनी मोहताज नहीं रही जितनी की मौन भौतिकता की धरोहर ये कृतियां। जितना ही उनमें द्रष्टव्य कम है उतना ही वक्तव्य अधिक है। ये कथन किसका है? पूछा गया है। देखिए कला को जो है मतलब जितना आप देखते हैं, कला एक ऐसी परिभाषा है आपकी, या मैं कहूंगी कला एक ऐसी कृति है खुद में
कि जिसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बिना शब्दों के निशब्द होकर उसको बनाएंगे और वो बहुत कुछ वर्णन कर देती है। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया था? लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, रोजेनबर्ग हेराल्ड या राम कुमार? तो आप ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी रोजेनबर्ग हेराल्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य कागज पर वॉश और टेम्परा किसने अंकित किया था? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ, नंदलाल बोस, राम किंकर बैज। तो अंतिम दृश्य को तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य अवनींद्र नाथ टैगोर के माध्यम से कागज और वॉश व टेम्परा, मैंने बताया था इन्होंने वॉश और टेम्परा दोनों में ही काम किया है। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल वही लिखा हुआ है, वॉश और टेम्परा। ठीक है, तो ये चीजें आपके काम आ जाए क्योंकि राजा रवि वर्मा ने ऑयल कलर में काम किया है। ठीक, नंदलाल बोस ने किया है, राम किंकर बैज एक मूर्तिकार थे, इन्होंने भी टेम्परा और वॉश में साथ साथ किया है। तो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन बन सकता है आपको, पर ध्यान रखेंगे तप्ती नाटक का जो अंतिम दृश्य है वो अवनींद्र नाथ ने बनाया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 44 क्वेश्चन है, तेल माध्यम हेतु तुलिका बनाई जाती है। तो देखिएगा ये कुछ चीजें हैं कि जैसे ऑयल कलर होता है, वाटर कलर है, तो इन टेक्निक से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑयल कलर के लिए आप किस तुलिका का इस्तेमाल करेंगे, वाटर कलर के लिए आप किस तुलिका का इस्तेमाल करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निक आजकल के समय में ज्यादा आती है। तो यहाँ से शुकर के बालों मतलब होग हेयर से, सेबिल के हेयर से, गिलहरी के बालों से या नेबले के बालों से। अब तेल की बात कर रहे हैं तो तेल जो कला है थोड़ी सी हार्ड होती है, उसमें जो ब्रश चलेगा इतना इजी नहीं चलेगा जितना कि वाटर कलर में चलता है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है थोड़े से हार्ड कलर वाले, हार्ड रेशे वाले ब्रश का इस्तेमाल करना होगा। तो हार्ड रेशे वाले जो ब्रश हैं आपको कहाँ से मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको शुकर के बालों से, मतलब होग हेयर से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी 3 रंग द्वितीयक रंग हैं? ऑप्शन है आपके सामने, नारंगी, हरा, बैंगनी, नारंगी, हरा, लाल, नारंगी, लाल, नीला, लाल, नीला, पीला। क्या है? कौन से 3 रंग यानी द्वितीयक रंग है? तो द्वितीयक रंग वो होते हैं जो किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो नारंगी भी प्राथमिक रंगों के साथ बना है, हरा भी और बैंगनी भी। इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा आपका ए, क्योंकि यहाँ पर लाल दिया है जो कि प्राथमिक रंग है, यहाँ पर भी लाल दिया है जो कि प्राथमिक रंग है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सी कला अनिवार्यतः धर्म से जुड़ी नहीं है? नेगेटिव पूछा गया है, जो धर्म से नहीं जुड़ी है। तो ऑप्शन देखेंगे, नागकल, पाषाण, थानका, अजंता या वर्ली पेंटिंग। अब देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नागकल पाषाण में भी यहाँ पे धर्म से संबंधित थी, थानका भी धर्म से संबंधित थी, अजंता में भी बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं। वर्ली पेंटिंग क्या थी? पारंपरिक थी। ठीक है, इसमें किसी धर्म विशेष को नहीं दिखाया गया है, किसी देवी देवता का चित्रण नहीं है। हालांकि ये 30 त्योहारों पर बनाई जाती है बट देवी देवता का चित्रण नहीं किया जाता है। ये एक पारंपरिक कला है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी इस तरह से चली आ रही है, उनके जो है परंपरा के अनुसार काम होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 है आपका, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित लक्ष्मी जो कि कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाई गई है, ये चित्र किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का, राजा रवि वर्मा का, छितेंद्रनाथ मजूमदार का या के वेंकटप्पा का ये चित्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है लक्ष्मी कागज पर टेम्परा बनाया है, छितेंद्रनाथ मजूमदार का है, जिनको संत चित्रकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। तर्पण कागज पर वॉश और टेम्परा के चित्रकार कौन है? छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं, हरेंद्रदास है, अवनींद्रनाथ हैं या मुकुल चंद्र डे हैं? तो पूछा क्या गया? तर्पण पेंटिंग के बारे में पूछा गया है, कागज पर वॉश और टेम्परा में बनी हुई है। तो इसके जो कलाकार हैं वो हो जाएंगे आपके मुकुल चंद्र डे। डी ऑप्शन यानी आपका सही जाएगा। नेक्स्ट है, किसके प्रारंभिक टेराकोटा उपहार कार्य और चित्र युद्धों के विरुद्ध क्रूरता के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक भाव से आवेशित हैं
ऑप्शन दिए हैं केजी सुब्रमण्यम, ए रामचंद्रन, गोपाल घोष और गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा इसमें, सीधा सीधा लगाएंगे, ए आंसर आ जाएगा आपका। मतलब केजी सुब्रमण्यम जो है प्रारंभिक टेराकोटा उभारकारे चित्र युद्धों के विरुद्ध क्रूरता के विपरीत इनके जो चित्र थे वो इस तरह से मतलब विषय थे वो इससे प्रेरित थे। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है आता है, कौन कालीघाट चित्रण की सुनम्य सुलेखन रेखाओं से प्रभावित हुए थे? राम किंकर बेंच, नंदलाल बोस, जैमिनी राय या छितेंद्रनाथ मजूमदार। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मुझे लगता है जैसे ही मैंने पढ़ा होगा वैसे ही आप लोगों का आंसर आ गया होगा, जैमिनी राय से। ठीक है, क्योंकि कालीघाट चित्रण की सुनम्य रेखाओं से प्रभावित थे, कालीघाट चित्रों से प्रभावित कलाकार थे। तो ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सीरीज में मैं फिर से लेकर आऊंगी इसके आगे के जो 50 क्वेश्चंस है, इस तरह से हम लोग सीरीज करेंगे। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।